नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान बदस्तूर जारी है। मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजों का ऐलान भी आज ही के दिन कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने जगदीप धनखड़ और विपक्षियों ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपना अपना वोट डाल रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 वोटर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में जिसे भी 394 वोट मिलेंगे उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। तो बेहद खास है आज का दिन, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव का आज दिन है। और चुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि कई विपक्षी दलों पर सबकी नजर है। विपक्षी दलों पर नजर इसलिए भी है क्योंकि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस दौरान कई विपक्षी दलों पर सबकी नजर है। विपक्षी दलों पर नजर इसलिए भी है क्योंकि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस दौरान क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। क्या इस बार क्रॉस वोटिंग होती है या फिर नहीं होती? अगर उत्तर प्रदेश की आप बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने पहले भी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, जिस दौरान द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होना था, उस दौरान भी एनडीए के उम्मीदवार यानी कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया था। और इस बार भी उन्होंने औपचारिक घोषणा ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस बात की करी थी कि वो जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी। मार्गरेट अल्वा को यूपीए यानी कि विपक्षियों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस बार क्या क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी या फिर क्रॉस वोटिंग नहीं रहेगी, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसको पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे यह तो जरूर पता लग जाता है कि दल में कुछ ना कुछ खोट जरूर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भाजपा के राज में कमाई घटी है और महंगाई के साथ ही लोन पर ईएमआई बढ़ गई है। आज जनता का दुख दर्द इतना बढ़ गया है कि अगर भाजपा सरकार उस पर टैक्स लेने लगे तो उसे किसी और टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे लिखा गया है कि सरकारों की खरीद फरोख्त में लगी भाजपा अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर डाल रही है। आपको बता दें, ना ये ट्वीट नया है और ना ही सरकार पर लगने वाला यानी कि भाजपा पर लगने वाला ये आरोप नया है, क्योंकि हमेशा अमूमन विपक्ष इस बात का जिक्र करता रहा है कि भाजपा की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है। जनता की समस्याओं को लेकर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव इटावा उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान शिवपाल ने इटावा में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अंकुश लगाने की बात कही है। तो वहीं रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात को लेकर किए गए न्याय की लड़ाई वाले ट्वीट पर कहा कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा, मैंने जो ट्वीट किया है उसमें क्या गलत किया, जो मुझे दिखा वो मैंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ये जो लोगों की बातें कर रहे हैं ये बहुत छोटे लोग हैं, इन्हें मैंने सिखाया है। मैंने हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ा। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहीं ना कहीं बीजेपी के अभियान का सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। कहा कि 22 साल से हम यात्रा निकाल रहे हैं और इस 15 अगस्त को भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। राष्ट्रीय पर्व है और हम चाहते हैं कि 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय झंडा घर घर पहुंचे। अभियान का आगाज किया जाएगा। ट्वीट किया है, क्या किया है? जो मुझे देखा है वही तो किया है, जो मुझे दिखा है वही तो मैंने किया है। देखिए, हम लोग 15 अगस्त को 22 साल से यात्रा निकाल रहे हैं। 22 साल से यात्रा निकाल रहे हैं, 15 अगस्त को फिर निकल रही है हमारी यात्रा। और हम तो कहेंगे कि उस दिन झंडा है, जो राष्ट्रीय झंडा है अपना, घर घर पहुंचे। उनके समधी ही शोषित पीड़ित हैं,
क्या सपा के और कार्यकर्ताओं का और नेताओं का और वरिष्ठ लोगों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? आजम खान का भी उस दौरान उन्होंने जिक्र किया था और भी कई नेताओं का उन्होंने जिक्र किया था कि इनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई गई। और आवाज उठाने का काम अखिलेश यादव को करना चाहिए था। राम गोपाल यादव दिल्ली से चलकर आते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं और सिर्फ एक नेता के लिए, एटा के रामकेश के लिए। वो क्यों? खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से 12 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें 6 जिलाधिकारी शामिल हैं, 3 सचिव बदले गए हैं। इनमें से समाज कल्याण और कृषि और साथ में जल निगम विभाग के सचिव शामिल हैं। आपको बता दें कि देर रात आईएएस अफसरों के तबादलों की लिस्ट पर मुहर लगी है। सूत्रों की माने तो जल्द ही जिलों के भी अधिकारी तब्दील होंगे। इनमें राज्य के 8-9 जिलों के डीएम के जल्द तबादले की सूचना है। मिली जानकारी के हिसाब से आईएएस आलोक कुमार को यूपी में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभारी और सचिव नियोजन बनाया गया है। जिन प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं उनमें वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं, जबकि आशुतोष निरंजन और अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह अपर श्रमायुक्त कानपुर, राकेश मिश्रा विशेष सचिव आवास, राम नारायण यादव विशेष सचिव एपीसी शाखा, विवेक विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। तो वहीं ओम प्रकाश वर्मा अपर आयुक्त वाणिज्य कर लखनऊ नियुक्त हुए। अटल राय अपर आयुक्त उद्योग कानपुर का इनको पदभार मिला है। रविंद्र पाल सिंह विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाए गए हैं। संदीप कौर विशेष सचिव महिला कल्याण और अरविंद चौरसिया विशेष सचिव एपीसी शाखा नियुक्त किए गए। तो अतुल रॉय से जुड़ी अगली खबर है। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद अतुल रॉय को लेकर वाराणसी से बड़ी राहत मिली है। रेप के आरोप में प्रयागराज की नैनी जेल में बंद सांसद अतुल रॉय को बरी कर दिया गया है। सांसद को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया। रेप के आरोप से बरी किए जाने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही वो जेल से भी बाहर आ सकते हैं। अतुल राय को बरी किए जाने की पुष्टि उनके वकील अनुज यादव और वादी के वकील एडीजीसी ज्योति शंकर ने की। आपको भी बता दें कि अतुल रॉय पर रेप के आरोप में 2019 में केस दर्ज हुआ था। तब से वो प्रयागराज के नैनी जेल में बंद थे। उनके खिलाफ एक छात्रा ने यह केस दर्ज कराया था। खबर के मुताबिक कोर्ट ने पीड़िता के बयान को विश्वसनीय नहीं माना है और पीड़िता आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी, जबकि सांसद पक्ष ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है। बरी हुए, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे केस में सरकार कहीं से दोषी नहीं है, लेकिन सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लेकर उनको सजा दिलाएं। जी, हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास था और हमारी सरकार से एक मांग है कि जो भी लोग हमारे इस षड्यंत्र के पीछे थे, जो भी अपराधी और जितने लोग भी थे, हमारी मांग है सरकार से कि उनके प्रति कड़ी कार्रवाई करके हम लोग को न्यायालय से तो न्याय मिल गया है, हमें उनसे भी न्याय की उम्मीद है। अच्छा, आज मामले की बहस नहीं थी, बल्कि आज मामले में जो है फैसला आना था, जिसमें आज 10:30 बजे इसका मुकदमे का फैसला हुआ। प्रिया राय पीड़िता के द्वारा सांसद घोसी अतुल राय के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मामले में आज गुरदोष के आधार पर न्यायालय ने फैसला दिया है। तो वहीं अमरोहा में 2 दिन पहले करीबन 50 से ज्यादा गौवंशों की मौत का मामला सामने आया था। 61 के करीब ये गौवंश थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर गौशाला इंचार्ज को निलंबित करते हुए जांच के निर्देश दिए गए। अभी मामले को 2 दिन भी नहीं बीते हैं। ताजा मामला रायबरेली के लालगंज में बने गौशाला का सामने आया, जहां पर भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मामले में सीएम योगी को एक पत्र भी लिखा है। इसको लेकर विवेक श्रीवास्तव ने गौशाला का एक वीडियो भी जारी किया। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार के चलते गौशालाओं में गौवंश की लगातार मौतें हो रही हैं। इसके लिए पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने पशुपालन विभाग के डायरेक्टर इंद्रमणि को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, बीते दिनों जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो पशुपालन मंत्री थे वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, धर्मपाल।
और उन्होंने निरीक्षण करते हुए तमाम पहलुओं पर जांच की बात कही थी। जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन अभी उस पूरे मामले को कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन ये मामला भी सामने आ गया है। अब इस मामले में एक वीडियो जो सामने आया है, उस वीडियो की जांच की जाएगी। सीधे तौर पर जो डायरेक्टर है उनको दोषी माना गया है, दोषी बताया गया है, आरोप लगाया गया है, माफ कीजिएगा। अब आरोपों की पुष्टि अगर होती है तो इंद्रमणि के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होने वाली है। वहाँ करीब 700 से ज़्यादा गोवंश हैं और दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पे आधा दर्जन से ज़्यादा गोवंश प्रतिदिन मर रहे हैं। कुछ की मेरे पास तस्वीरें आई, कुछ के वीडियो क्लिप आए और जब मैंने इस विषय को उठाया तो अब वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो 5 बजे सवेरे ही गोवंशियों की जो शव हैं उनको उठा के गायब कराने के कार्य करने लगे हैं। रायबरेली में जो प्रकरण सामने आया है समाचार पत्रों में, उसमें वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी जो तैनात थे, जो 24 घंटे वहाँ सेवा देते थे, इलाज करते थे, उनको हटा दिया गया, परंतु उनकी जगह किसी को तैनात अस्थायी रूप से नहीं किया गया। काम चलाऊ तरीके से इधर उधर से चिकित्सा के लिए व्यवस्था पशु चिकित्सकों को बगल से कहीं और दूर से टेम्पोररली भेज कर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये 24 घंटे ज़रूरत पड़ती है चिकित्सा की, जो ट्रांसफ़र के कारण से गायों को नियमित इलाज नहीं मिल पा रहा है। अमरोहा के हसनपुर इलाके में बने गौशाला में करीब 50 ज्यादा गोवंश की मौत हो गई। मामले की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली। इसके बाद उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और जो इंचार्ज थे उनको निलंबित कर दिया गया। अभी यह मामला थमा भी नहीं था कि रायबरेली के लालगंज में बने गौशाला में भी गायों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आरोप लगाया है किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने, और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रायबरेली के लालगंज में बने इस गौशाला में लंबे समय से खेल हो रहा है। इसी की वजह है कि जो गोवंश है उनकी लगातार मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ वीडियो भी वहां से बाहर आए हैं जिसमें जो गोवंश हैं उनकी मौत नजर आ रही है। इसी वजह से उन्होंने उस वीडियो के साथ में संलग्न कर उस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया है और मांग की है कि इसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ के डायरेक्टर यानी कि पशुपालन के डायरेक्टर इंद्रमणि पर भी आरोप लगाए हैं कि उनकी देखरेख में इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, चाहे वो अमरोहा हो चाहे रायबरेली। अब लगातार कई जिलों से गोवंश की मौत के सिलसिले लगातार जारी हैं और इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक खिदोई, जनता टीवी, लखनऊ। गौवंश की मौत, सड़कों पर घूमते गौवंश और भी तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो कुपोषित नजर आते हैं, बदहाल नजर आते हैं। कई जगहों पर चाराओं की व्यवस्था नहीं होती, चारा की व्यवस्था नहीं होती उनके खाने के लिए, कई जगहों पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद गाय पूजित है। गाय अगर कहीं मिल जाएगी तो उस पर रार होगा। हिंदूवादी संगठन रार पर उतर आएंगे, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तब ये संगठन कहां चले जाते हैं, इस पर भी सवाल होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार की अलग अलग जगहों पर संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशासन एक और कार्रवाई अमल में लाता नजर आया, जिसमें गाजीपुर में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की 2.25 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। गाजीपुर के गौरा बाजार, रजदेपुर और कुंदनपुर की तीनों जमीनों को प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ में कुर्की की। ये तीनों संपत्तियां मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर दर्ज थीं। लगातार उन मुकदमों में 14-1 की कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी और गैंग, जो कि एक गैंगस्टर के मुकदमे के अपराधी है, जिनके ऊपर लगभग 3 दर्जन 4 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत है, ऐसे व्यक्ति की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत आज 3 प्रॉपर्टीज़ की कुर्की जो है आज वो की जा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। खबर देहरादून से है और घोटाले से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग के पिछले महीने और पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूके एसएसएससी से बेरोजगार युवाओं का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने की भी मांग करी है। उन्होंने कहा कि यूके एसएसएससी
की जगह दूसरी संस्थाओं से एग्जाम कराने चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार को इस स्तर पर बड़ी जांच करानी चाहिए ताकि जो इसका मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाए। कापड़ी ने आरोप लगाया कि कई सफेदपोश वालों के शामिल होने की इस घोटाले में संभावना है। आपको बता दें कि इस समय यूके एसएससी पेपर लीक मामले की जांच चल रही है। सारे उत्तराखंड की मेहनती युवाओं की मेहनत इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो लोग घूस देकर नौकरी में लगे, क्या वो प्रदेश के भले के लिए काम कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता रखकर ऐसे लोगों को चयन करते हैं जो सरकार के लिए काम करे, प्रदेश के लिए काम करे। अगर वो पहले से ही भ्रष्ट होकर आएंगे तो वो तो सीधी सी बात है, उत्तराखंड को घून लगाने का काम करेंगे। इसलिए ये हमारी देवभूमि के आने वाले भविष्य का सवाल है, हमारे देवभूमि के युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जितने भी दोषी हैं उन्हें जेल भेजेंगे, आयोग को भंग करेंगे। रामनगर के कॉर्बेट पार्क का आपको बता दें कि बाघों के हमले का अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होने पर कॉर्बेट प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और बाघों के हमले की भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर साइबर सेल की मदद से कार्रवाई भी की जा रही है। आपको ये बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन विभाग रामनगर के इलाकों में बाइक सवारों पर बाघों के हमले के बाद इस मामले से जोड़कर कई पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एमपी समेत दूसरी जगहों के बाघों के हमले का वीडियो भी तेजी से वायरल किया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन का आरोप है कि वीडियो दिखाकर माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं और लोगों में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कई लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे का कहना है कि ऐसी अफवाह उड़ाने वालों की अब खैर नहीं होगी। साइबर सेल के माध्यम से पुष्टि होने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस बीच सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस जो इस क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं या बहुत पुराने वीडियोस हैं, जो 2 साल पुराने वीडियोस हैं, उन्हें इस घटना से जोड़कर जो है चलाया जा रहा है। इस पे हमारी नज़र है। कॉर्बेट प्रशासन भी इसको असेस कर रहा है और इस तरीके के भ्रामक वीडियोस जिनसे पैनिक फैलने की संभावना रहती है, इन पे हम नियमानुसार फिर कार्रवाई भी इसमें करना। कृषि मंत्री गणेश जोशी विदेश दौरे से लौटकर जैविक खेती की जानकारी को लेकर विशेषज्ञों के साथ परस्पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे। उन्होंने किया है, माफ कीजिएगा, जिसमें प्रदेश में जैविक खेती की संभावनाओं को देखते हुए प्रतिनिधि मंडल 3 देशों के दौरे पर गए थे, जिसके बाद तय किया गया है कि उत्तराखंड के उत्पादों का विदेश में निर्यात होगा। तो वहीं राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इन देशों की 4 कंपनियों को उत्तराखंड में आने का न्योता भी दिया गया है। आलू, माल्टा, सेब, अखरोट, कीवी के क्षेत्र में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और कहा कि 2025 तक उत्पादों को दोगुना किया जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि जिन उर्वरकों का हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी फसल की उपज तो बढ़ जाती है, लेकिन उससे जहां कई रोग लोगों को हो रहे हैं और ज़मीन की जो उपजाऊ है वो भी खत्म हो जाती है। ऐसे में एक मैंने वहाँ पर देखा कि जो समुद्र के अंदर एक घास होती है उससे उन्होंने एक नई तकनीक उर्वरक बनाया है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने यहाँ उपज को बढ़ा सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आलू को आप कोल्ड स्टोर में भी आप रख रहे हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर आँख निकल जाती है, जिसको कहते हैं, और जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जो टेक्निक मैंने वहाँ पर देखी उससे उसमें कोई ख़राबी नहीं आती। इन तकनीक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और किसानों की आय को दुगनी करने का जो मोदी जी का संकल्प है, नारा, उसको हम साकार करेंगे। तो ये गणेश जोशी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए जाएंगे और किसानों को हर संभव सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। नमस्कार।